बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ जाएंगी, बट ये न्यू होंडा सिटी आने वाली कार है या जाने वाली कार है, इस वीडियो में इसका देखेंगे ओवरव्यू। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों, और क्या हालचाल आपके। चलो स्टार्ट करते हैं आज इसके ओवरव्यू से। तो सबसे पहली बात की कुछ ऐसी है, प्लास्टिक है, यहाँ से हल्का सा मेटल लगता है, और इसको अगर हटाओगे तो यहाँ से फिजिकल की निकल आती है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे भी ये लॉक सिस्टम बना रखा है। होंडा की ब्रांडिंग पीछे कुछ ऐसी सी लगती है, सुंदर सी, अच्छी सी है की। और यहाँ पे जो फीचर्स मिल जाते हैं वो है लॉक, अनलॉक, ये स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ पे है इसका बूट ओपनर। बूट ओपनर बेसिकली अपने आप में खुलेगा, उसमें स्प्रिंग लोडेड है तो वो अनलॉक हो जाएगा, दैट्स इट। इसका जो एक्चुअल रिव्यू मैं दूंगा वो दूंगा 38 को, यानी कि 30 तारीख को। आपको जरूर देखना है, बिकॉज आज आप जो ये वीडियो देखेंगे ना, या आगे पीछे अगर देख रहे होंगे, तो इसमें सिर्फ ओवरव्यू है, तो आज सिर्फ डिटेल की बात करेंगे। कोई भी इंसान जब कार खरीदता है तो सबसे पहले देखता है उसके लुक्स। इसके जो लुक्स हैं वो एक एंट्री लेवल सीडान जैसे हैं, अच्छी सी लग रही है। हाँ, टायर साइज आपको लगेगा कि 16 इंच के इसमें छोटे हैं, बट इस कार के हिसाब से कैसे हैं वो मैं बताऊंगा बाद में। बट यहाँ पे अगर देखोगे, अनलॉक करता हूँ कार को, तो अगर लाइट्स ऑन नहीं हो तो आगे से काफ़ी शार्प लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प, क्लियर। यहाँ से ये जो नोज़ है इसकी, ये डाउन होती है, इसकी वजह से जो इसका लुक है काफ़ी एग्रेसिव बन जाता है। बिकॉज लुक जो है इसका मेरे को पर्सनली काफ़ी शार्प लगता है, और जब इसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो कुछ इस टाइप का इसको ये फ्रंट प्रोफाइल देती है। हाँ, कुछ लोगों को ये जो बीच वाला हिस्सा है इसका DRL का समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग जब इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो वो कहेंगे हाँ यार, इसके ऊपर जच तो रहा है। बिकॉज एडास लेवल 2 है इसमें, और काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं। नीचे से देखोगे इसको तो फ्रंट में यहाँ पे कैमरा है, और यहीं पे ही इसका रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। यहाँ से देखोगे तो कुछ खाली सा नहीं लगता है, हनीकॉम डिज़ाइन है इसकी ग्रिल में। बाकी कुछ लोग मिस कर जाएंगे, मैं बता दूं, ये जो है ये डिस्क ब्रेक को ठंडा करने के लिए होते हैं। ये इनलेट होते हैं जो एयर को लेके जाते हैं डिस्क तक, ऐसा स्पोर्ट्स कार में होता है एरोडायनामिक्स को इंक्रीज करने के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने किया है बिकॉज ये एक हाइब्रिड कार है। दूसरी चीज़, यहाँ पे फॉग लैम्प क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो LED प्रोजेक्टर है इसका बीम चौड़ा है, ऐसे नीचे की तरफ से फैलता है, ऐसे वाइड एंगल फ्लडेड है ये वाला बीम। इसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि जब बीम सामने पड़ेगी तो नीचे भी पड़ेगी, इसलिए हमें फॉग लैम्प देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाड़ी की पहचान उसके इंजन से होती है। इंजन दिखाता हूँ इसका, कुछ इस टाइप का है। अब इस इंजन में ये ऑरेंज कलर की जो वाइस देख रहे हो, ये थोड़ी कंफ्यूज कर सकती हैं, बिकॉज 2 इंजन आते हैं, एक आता है iVTEC और एक आता है EHEV। तो कार एक और इंजन 2, ऐसा क्यों? तो ये वाला जो इंजन है ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, इसके साथ में एक कंबशन इंजन होता है विद बैटरी एंड मोटर, और जो दूसरा iVTEC इंजन है वो सिर्फ एक कंबशन इंजन है, उसके साथ में कोई हाइब्रिड सिस्टम या बैटरी या मोटर नहीं मिलती। अब एक हाइब्रिड इंजन को चलाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले देखोगे तो कुछ डिफरेंट सा ही लग रहा होगा। यहाँ पे ये वाला बॉक्स किस चीज़ के लिए है, ये जो लाइन्स जा रही हैं ये किस चीज़ के लिए है, और ये तो बीच वाला बता देता हूँ। तो ये तो है आपका कंबशन इंजन नॉर्मल जो पेट्रोल से चलेगा, ये है इसका मैनेजमेंट वो मोटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे होते हैं मोटर्स जो कि जनरेटर भी बन जाती हैं, ये उसकी हाई वोल्टेज लाइन्स होती हैं जो बैटरी से आती हैं। और इस टाइप के कार्स के अंदर बैटरीज कहाँ रखेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनकी बैटरी यहाँ फ्लोर में दी जाती है नीचे की तरफ, लेकिन इनमें फ्लोर में ज़्यादा जगह नहीं होती। वैसे जो इसकी डिग्गी है वो इसकी चाबी से भी अनलॉक हो जाती है, बट अगर आपको हाथ से करना है तो कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। इन टाइप्स की कार्स में ना इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं दिया जाता है, ऐसे ही स्प्रिंग लोडेड दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ देखना, ऐसे करके छोड़ोगे ना एक बारी के अंदर सेट क्लोज हो जाती है। इसमें वो पंगा है ही नहीं कि बार बार मारो या फिर तेज तेज मारो। जो गाड़ी हाइब्रिड होती है उनमें बैटरी यहाँ डिग्गी में दी जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि बूट स्पेस कम हो जाता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है तो उसकी बैटरी डिग्गी में रखी जाती है, उसकी वजह से आपको इसके अंदर 200 लीटर बूट स्पेस कम मिलता है। इसके जो मैनुअल जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, तो इसके अंदर बूट स्पेस है 306 यानी कि 306, और जो इसका मैनुअल वाला वर्जन है जो हाइब्रिड नहीं होगा उसके अंदर आपको मिलेगा 506, और 200 लीटर का फर्क आ गया। ये जो पोर्शन है इसके नीचे है बैटरीज, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, साइडों में कोई भी पॉकेट नहीं है। इसको मैं हटा के यहाँ से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे स्टेपनी व्हील आ जाता है। और इसकी अगर अंदर देखोगे तो कुछ ऐसा सा मिलेगा, यहाँ पे जैक वगैरह रखे हुए, यहाँ पे भी स्पेस है, यूटिलाइज कर सकते हो इसको। छोटा मोटा स्पेस यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। ये जो है स्टेपनी व्हील टॉप एंड मॉडल में भी यहाँ पे ये स्टील व्हील ही मिलता है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे सारी बैटरीज एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया जाता है। अगर एक डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो पीछे से कार में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं है, लेकिन हाँ जो लाइट को ऐसा स्मोक कर दिया गया है उसकी वजह से इसका बैक व्यू काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है।
अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि बैक व्यू को और ज़्यादा इनहेंस करना चाहिए था या फिर ऐसे ही अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करोगे तो पीछे कोई वाइपर नहीं है, बिकॉज कंपनी का ये मानना होता है कि भाई एरोडायनामिक्स का फ्लो ही ऐसा होगा कि जो भी पानी यहाँ पे रुकेगा ना, जब कार चलेगी तो अपने आप वो प्रेशर से नीचे हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डिफॉगर तो है ही, और ऊपर ही वो शार्क फिन एंटीना कुछ ऐसा सा दिखता है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो ऑन रोड जाते जाते 13 लाख रुपए का पड़ेगा, और 13 लाख रुपए के अंदर अगर बेस मॉडल के अंदर कंपनी ऐसी चीज़ें भर दे जिसमें कि आपको आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत ना पड़े, दिखने में सुंदर सी और ब्लैक कलर भी दे दे बेस वेरिएंट से, तो फिर सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट या फिर जो थर्ड बेस वेरिएंट है ना, वो ज़्यादा बिकेगा। इसकी तरफ लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, आई वीटेक वाला वेरिएंट लेंगे, और मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें बहुत ही बिकने वाला है। इस कार के डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो व्हील्स हैं 16 इंचेस के, हो सकता है कि कुछ लोगों को छोटे लगें, लेकिन इस कार को जब चलाओगे तब पता चलेगा कि इन व्हील्स की क्या अहमियत है। बट हाँ, 16 इंच के अलॉय व्हील तो कंपनी देती है। फ्रंट में डिस्क दे रही है जो कि वेंटिलेटेड जैसी लगती है, बट वो है नहीं, और पीछे भी सेम टू सेम डिस्क ब्रेक ही यूज़ कर रखी है। मेरा एक इसके अंदर पॉइंट है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अगर इतनी है तो ज़्यादातर गड्ढों से तो निकल जाएगी, लेकिन बड़े वाले जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनका क्या करेंगे। अब अगर मैं एंट्री करूँ ना इस पीछे वाली रो में, तो यहाँ पे एक एंट्री लेवल सिडैन जैसी बातचीत है यार। काफ़ी ठीक ठाक अच्छा खासा स्पेस है। मटेरियल चॉइस की बात करूँ तो ये लेदरेट मटेरियल है, रेक्सीन होती है बेसिकली, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। सीट्स पे भी टच करोगे तो काफ़ी सॉफ्ट है, और इतने सॉफ्ट में सॉफ्ट ही ना हो जाए तो मेरा देखो कि सर कहाँ है और हेडरूम कहाँ है। कुछ इस टाइप का हेडरूम है पीछे, और यहाँ पे एक ये ब्लाइंड भी दे रखा है जिसको आप ऐसे करके आराम से जाता तो थोड़ा ठीक लगता, एकदम से चला गया। लेकिन हाँ, पीछे ब्लाइंड है जो काफ़ी महंगी गाड़ियों में आता है। ये जो सीट है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, ये वाली सीट मैंने थोड़ी सी आगे कर रखी है। लेकिन अगर यहाँ पे लेग रूम देखोगे, ठीक है इस सेगमेंट में और इस टाइप की कार के अंदर। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे ये पॉकेट मिल जाती है, इसके अंदर बुक्स वगैरह कुछ भी रख लो। यहाँ पे एसी है, ठीक है, वेंट्स हैं, बट एसी वेंट्स थोड़े से सादे से लगते हैं। नीचे देखो, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिलेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, टाइप सी दे दी है। जिन गाड़ियों में बीच में हम्प होता है ना, वो जगह यूजलेस हो जाती है। बट यहाँ अगर देखोगे तो ये मैट ही ऊपर की तरफ हुआ है, लेकिन अगर इसको मैं दबा दूँ ऐसे करके तो यहाँ पे कोई खास हम्प है नहीं। ये हम्प होगा आपका 2 इंचेस का, मतलब 2 इंच के आसपास का ये यहाँ पे हमको मिलेगा। कुछ चीज़ों पे गौर फरमाना कि ये जो लाइट्स हैं काफ़ी शार्प हैं और बहुत तेज़ हैं। एलईडी लाइट्स हैं कुछ ऐसी सी जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती हैं, बजाय वो वाइट कलर का लगा दें। एक चीज़ पे और गौर फरमाना जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ये एसी वेंट नहीं है गाइज, ध्यान से देखो इसको। ये लग रहा होगा जैसे एसी वेंट है, ये एसी वेंट नहीं है, ये कैबिन का प्रेशर रिलीज करने का एक वेंट है। को पैसेंजर साइड कुछ ऐसा सा व्यू मिलेगा जब उसमें बैठोगे ना, कुछ ऐसा सा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। दूसरी चीज़, ये वाला पोर्शन यहाँ पे प्लास्टिक ही है, बट ये सारी चीज़ें सॉफ्ट है, और यहाँ पे एक मिल जाता है ऐसा क्रोमिश लैच। बट ट्विटर यहाँ पे है, और यहाँ पे है स्पीकर। यहाँ मतलब कोई ऐसा ब्रांड, कोई मोटा ब्रांड दिखा नहीं रखा है, बट हाँ, होंडा ने ऐसा करके जाली सी लगा रखी है। तो यहाँ से आती है को पैसेंजर की बात, और को पैसेंजर देखेगा गाड़ी को कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे तो वो यहाँ पे एग्री का बटन भी दबा सकता है, बट यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा ब्लैकिश दिखेगा, उसको दिखेगा भी नहीं है सही से, क्योंकि ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी ऊपर की तरफ टिल्टेड है। इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगा बाद में। लेकिन देखोगे तो को पैसेंजर बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो उसको एक यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी, थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर मिल सकता है। यहाँ पे सॉफ्ट है टच, नो डाउट अच्छा लग रहा है। और अगर छोटा मोटा सामान रखना हो तो ग्लव बॉक्स में यहाँ पे ठीक ठाक सी एक बेसिक सी जगह तो है। बस सेंट्रल कंसोल देखोगे तो कुछ ऐसा सा दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि एसी वेंट्स इस इंफोटेनमेंट के पीछे छिपे हुए, बट ऐसा है नहीं। वो उनकी जगह अलग है। यहाँ से देखो, ये जगह अलग है, यहाँ पे अलग से एक कटआउट लगा रखा है, और वो वाली जगह अलग है। मैं बिल्कुल डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान से अपना दिमाग लगा के इस कार के बारे में सोचना। ये जो स्क्रीन है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट हो सकता है कि धूप में रिफ्लेक्ट हो, भी बाहर चलेंगे तब पता चलेगी। बाकी इतना बड़ा सा ये हज़ार्ड का बटन है यहाँ पे। एसी के जो कंट्रोल्स हैं कुछ ऐसे से हैं। अब यहाँ पे देखना कि बीच में ये वाला हिस्सा खाली है। मैं सोच रहा था इसके अंदर स्क्रीन होगी, कुछ ना कुछ दिखाती होगी, टेम्परेचर दिखाती होगी, कुछ तो दिखाती होगी। यहाँ पे स्क्रीन होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे स्क्रीन गायब है। तो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये स्क्रीन होनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अभी ये रिव्यू वाला वीडियो नहीं है। बाकी वेंटिलेशन यहाँ पे मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि फ्रंट में अच्छी हवा देगी और यार पसीने नहीं आने देगी। नीचे देखोगे तो यहाँ पे पावर आउटलेट है। अब ये पावर आउटलेट कैसे काम करेगा,
कुछ ऐसे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, इसके अंदर लगा लो। इसको इतना बड़ा दिखाना नहीं चाहिए था, बट 12 वोल्ट लिख देना चाहिए था। बाकी एक USB A एंड टाइप C का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। एक पॉकेट है जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हो छोटा मोटा, नोटों की गड्डी है तो रख दो, और अगर कोई वॉलेट अगर रखना है यहाँ पे तो रख दो। ये है छोटी सी एक और पॉकेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा जा सकता। फिर ये आ जाता है ट्रांसमिशन। अब CVT ट्रांसमिशन है, और इस ट्रांसमिशन में ये देखो कि B, ये अगर शेडो से हटके मैं B दिखा सकूं, हाँ दिख गया। तो ये जो B है ना, ये मैं बताऊंगा ड्राइव रिव्यू पे। अब देखो इसी के पीछे यहाँ पे ये पार्किंग का है, ऑटो पार्क है, यहाँ पे ऑटो ब्रेक भी लिखा हुआ है। लोग इसको ऑटो होल्ड लिखते हैं, होंडा ने यहाँ पे ऑटो ब्रेक लिख रखा है। ये है आपका, जैसे मेरा ये फ़ोन है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ इसको, अगर मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियों के अंदर ना ये बटन नहीं होता, तो आपका फ़ोन चार्ज होता रहता है और बैटरी फुल के हो जाती है मोटी। इसके अंदर यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस किया तो फ़ोन मेरा चार्ज होना शुरू हो जाएगा वायरलेसली। अब गर्म होगा जो भी होगा वो देखेंगे, बट वायरलेसली स्टार्ट हो जाएगा चार्जिंग। बट जैसे ही मेरे को चार्ज रोकना है इसका, या हीटअप हो गया मेरा फ़ोन, तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया फीचर लगता है मुझे, एक स्विच डाल देना चाहिए। देखो वैसे तो मेरे काफ़ी सारे फेवरेट फीचर्स हैं इसके अंदर, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसका मेरा बढ़िया से क्या फीचर लगता है कि ये पॉकेट के अंदर है। आप बस यहाँ पर आते हो, हैंडल में हाथ डालते हो, अनलॉक हो जाती है कार, आप इसको खोल सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि यहाँ पे फिर ये रिक्वेस्ट सेंसर क्यों दिया है, और फिर यहाँ पे ये चाबी लगाने वाला क्यों दिया। इसको छुपाया भी जा सकता था दोनों चीज़ों को, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर का यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं। तो अब एंट्री लेते हुए कार के अंदर, और सबसे बढ़िया फीचर जो है वो ये है कि चारों ही ऑटो अप ऑटो डाउन विंडोज़, यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट करने की जगह। बॉटल 1 लीटर की आ जाएगी पूरे अच्छे खासे तरीके से, चिप्स के पैकेट यहाँ पे आ जाएंगे। बट हाँ, हाथ लगाओगे तो ये जगह थोड़ी सी ऐसी लगेगी, थोड़ी रगेड टाइप कुछ ऐसी सी दिखती है कार की सीट। और ये भी जो सीट है ये भी मैनुअल ही है। देखोगे तो यहाँ पे ये हुड ओपनर का, टेल ओपन का यहाँ पे बटन है, यार गलती हो गई। लेकिन यहाँ देखोगे तो ये पेट्रोल लिड ओपनिंग के लिए और हुड ओपनिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, प्रेस करता हूँ, अनलॉक हुआ स्टीयरिंग, प्रेस और ब्रेक दबाई, स्टार्ट हो गई। इसमें कोई सेल्फ मोटर का साउंड ही नहीं आता, बिकॉज इसकी जो मोटर है ना, जो जनरेटर का भी काम करेगी और हाइब्रिड एक मोटर का भी काम करेगी, इलेक्ट्रिक मोटर का, वही घुमा के इंजन को स्टार्ट कर देती है। इसीलिए इस कार की जो माइलेज है वो 26-27 किलोमीटर की बोल रहे हैं। अब देखो निकालने पे तो बात है, अब 26-27 किलोमीटर की माइलेज तो छोड़ दो, 22-23 किलोमीटर की माइलेज तो मिल ही सकती है। अभी देखो कार स्टार्ट किया, बंद होने पर जा रही है, क्यों? बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो गई, अब वो अपनी बैटरी पे चलेगी। अभी जो मैं बताऊँ ना, तो मेरे को लगता है कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है बिल्कुल ही राउंडेड है। आप लोग बताओ आपकी क्या राय है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बटन कुछ ऐसे हैं, और क्वालिटी कैसी है वो मैं रिव्यू में बताऊंगा। कुछ ऐसे से बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिसके अंदर एडास लेवल 2 से रिलेटेड, और यहाँ पे मीडिया कंट्रोल से रिलेटेड, नीचे पैडल शिफ्टर्स, वाइपर कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स एंड लाइट के ऑप्शन है। बाकी पावर बटन, और यहाँ पे ये ब्राइटनेस कंट्रोलर, ये ब्राइटनेस कंट्रोलर देना पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। इससे ऐसे करके ना ब्राइटनेस यहाँ से कम हो जाती है, देखो ये कम हो रही है। मैं जैसे ही बटन प्रेस करूँगा ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और जैसे मैं बटन को दबाता हूँ तो ये हाई पे चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये सिंगल पैन सनरूफ है। इसका ये शटर हाथ से हटा सकते हो, शीशा आएगा, ठीक है। अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो यहाँ पे जो बटन है इससे आप ऐसे करोगे तो ये 1 पुश पे भी चला जाता है, वैसे जान ही रहा है अभी, लेकिन ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ठीक ठाक से स्पेस है, सिंगल पैन है। इसको और पीछे करते हैं तो इतना पीछे चला जाता है सिंगल टच पे। और इसमें दो टच हैं बेसिकली, हल्के से करोगे तो थोड़ा सा आएगा, टाइट करोगे तो उसको एक बार में जैसे अभी के आ गया है। ये ऊपर ना यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रोल है। ये तो सनरूफ का बटन था, और यहाँ पे ये जो है ना ये लाइट का है। बहुत बड़ा सा स्विच दे दिया, बट हाँ सिमेट्री मैच करने के लिए दिया है। बट एक प्रीमियम चीज़ दे दी है यहाँ पे, ये लाइट, सेंट्रल लाइट। ये वो लाइट होती है जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ये तब दिखाती है। बाकी यहाँ पे ऐसे करके इसको ऑन कर सकते हैं लाइट्स को, और यहाँ पे ये माइक के लिए जगह दे रखी है। छोटी छोटी चीज़ें अगर काउंट करूँ ना तो ये पैसेंजर के लिए भी वैनिटी मिरर है, और ये ड्राइवर साइड भी है, बट विदाउट लाइट है। और इस तरफ देखोगे तो ये जो रियर व्यू मिरर होता है ये ऑटो डिमिंग है, IRVM। तो यहाँ पे मेरे पास में एक स्टेच है, मैं यहाँ पे भगाऊंगा, 0 to 100 कर लेंगे अगर आगे का रास्ता मिला, वरना 60 में देखते हैं। तो दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पीड पे ध्यान रखना, तो यहाँ से 3, 2, 1 गो। ये ओ भाई, दोनों चीजें एक साथ काम करती है। अभी बताता हूँ क्या है वो। और ये CVT ट्रांसमिशन है जो इतनी सही ट्यूनिंग के साथ में, और ये तो पहुंच गई यार 100। OMG, वाओ भाई साहब, CVT से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। होंडा का CVT, मतलब ये CVT फील नहीं हो रहा।
और इसके अंदर ना तो कोई ऐसा है कि प्रॉब्लम सी फील हो रही है, ना ही इसके अंदर कोई ऐसा रबर बैंड फील हो रहा है मेरे को, कोई इफेक्ट नहीं है। थ्रॉटल दे रहा हूँ भाग रही है, रोक रहा हूँ कम हो रही है, थ्रॉटल दे रहा हूँ भाग रही है। अरे वाह, क्या ट्यूनिंग की है इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। वैसे इस कार के अंदर यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ठीक है। मैं इसको पावर फ्लो पे लगा देता हूँ तो यहाँ से ज़्यादा पता चलेगा। पावर फ्लो पे लगा दिया मैंने। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बट अगर आपको जैसे ढलान उतरनी है, पहाड़ उतरने हैं, या फिर अगर आप कहीं घूमने गए हो, आपको पता है कि वहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ ही नहीं करना चाहता, फिजिकल ब्रेक्स जो हमारे जो डिस्क पैड्स हैं उनको मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता, डिस्क ब्रेक को मैं यूज़ ही करना चाहता, तो वहाँ पे आप इस वाले कंसोल, ये जो है गियर शिफ्टर, इसको आप लगाओ ऐसे बी में। अब ये चली गई है अपनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड पे। इससे दो फायदे होंगे, आपका जो ब्रेक्स का वेयर एंड टेयर है वो नहीं होगा, दूसरी बात आपकी कार ज्यादा तेज चार्ज होगी। एक बार चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने थ्रॉटल दिया, ये थ्रॉटल, ठीक है। अब ध्यान रखना, थ्रॉटल दिया, कार चल रही है, ठीक है, स्मूथ है। मैं थ्रॉटल छोड़ता हूँ, फिर देखेंगे। ये देखो थ्रॉटल छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इंजन ब्रेकिंग, जैसे एक कंबर्शन इंजन में होता है वो आपको मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे काम करता है जो इलेक्ट्रिक मोटर है वही एज अ जनरेटर काम करती है। अब वो जनरेटर कैसे काम करती हैं कि उनमें जब करंट छोड़ा जाता है तो वो मोटर की पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है कि मोटर है जी। अब जब हमारी काइनेटिक एनर्जी व्हील्स को जो घुमाती है, वो काइनेटिक एनर्जी को मोटर में वापस डाला जाता है। अब वो जनरेटर का काम करना शुरू हो जाता है, और जब वो जनरेटर का काम स्टार्ट करना शुरू हो जाता है तो वो बैटरीज को पावर देता है कि तुम चार्ज हो जाओ। इसी वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत कामयाब चीज़ है अच्छी व्हीकल्स में। ज़्यादातर लोग तो देते भी नहीं, टू व्हीलर्स कंपनी, कुछ कंपनीज नहीं देती, रीजन है ही नहीं। 25% दिखाना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम दिखा देंगे, लेकिन रीजन अगर नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छी रेंज नहीं ले सकते। मेरे जैसा इंसान रीजन पे ही चलता है हमेशा। अगर कोई ऐसा हाइब्रिड व्हीकल ले रहा है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा है ना, मैं ब्रेक्स, फिजिकल ब्रेक्स यूज़ ही नहीं करता, मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उससे बहुत ही मज़ा भी आता है और आपको एक टेंशन फ्री ड्राइव भी मिलती है। दूसरी बात, आपकी रेंज भी बढ़ जाती है। अब आप सोचो कि आपको ये कार ज़्यादा भगानी नहीं है, आपको ये कार रखनी है इस मोड पे, ये इकोन मोड यानी कि इको मोड। मैंने इको मोड जैसी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये आइकन आ जाता है, इस टाइप का ये आइकन है। अब इसमें देखते हैं कि कैसा फील होता है मुझे और कैसा ट्रांसमिशन और इंजन रिस्पॉन्ड करते हैं। चलाया मैंने, ओ माय गॉड, ये मोड बहुत तेजी से मेरे को फील करवा दिया कि तू एक पेट्रोल बचाने वाले मोड पे है। क्या किया इसने कि थ्रॉटल को बहुत स्पंजी बना दिया। अब मैं थ्रॉटल तेज भी दबाऊंगा ना, देखो तेज भी दबाऊंगा ना, तो भी कार लीनियर वे में उठेगी। अब अभी बैटरी से उसमें पावर जा रही है। जितनी बैटरी मेरे को चूसनी है अपनी, मैं इससे चूस सकता हूँ, अपने इस हाइब्रिड सिस्टम से। अभी ध्यान रखना कि मैं अपने हाइब्रिड सिस्टम पे ही चल रहा हूँ, मैं पेट्रोल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इकोन मोड पे हूँ मैं। अब यहाँ से मैं 100% ईवी का जो मज़ा है ना वो मैं ले सकता हूँ ड्राइव पे। कभी कभी इंजन भी स्टार्ट होगा, लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश करेगा कि मेरे को बैटरीज पे ही चलाए, तो ये चीज़ सही है। थ्रॉटल देते हैं इकोन मोड पे, इकोन मोड लगा हुआ है तो मेरे पास जो है ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे बैटरीज मोटर्स दोनों काम कर रही हैं सेम टाइम पे। भाई साहब, ये जापानीज लोग सोच क्या रहे हैं, गाड़ी बना कैसे रहे हैं।